गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, क्या हो गया भाई? इस्फाक अजीज। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सभी? एक बार बता दो, 2 मिनट में, 1 मिनट में बता दो। कैसे हो आप सभी? ठीक हो? जल्दी बताओ कि आप कैसे हो। कल की क्लास रात वाली चली नहीं थी, है ना? नेट के इश्यू की वजह से आप लोगों को दिक्कत हुई। आपने सोचा चल क्यों नहीं रही है। हाँ, थोड़ा नेट का इश्यू था। आज सही हो गया है। आज हमारी क्लास सही से चलेगी और हम चलाएंगे सही से, है ना? मैं ठीक हूँ एकदम छाया। थैंक यू सो मच प्रिया। नजर के सामने जिगर के पास। अच्छा, ऐसा बात है। प्रिया क्या बोल रही है? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम सही हूँ। देखो मेरे को एक तो हमारे कैमरे वालों ने मुझे एकदम काला कर दिया, बिल्कुल एकदम ब्लैक। आपको इतना ब्राइटनेस पसंद नहीं है कि मेरे को पूरा काला करवा के छोड़ते हो आप। ऐसा मत करवाया करो। हाँ, हम ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अपन ये पढ़ रहे थे, क्या है ये? हमने प्रोग्राम स्टार्ट किए। अब देखो हमारी 4 क्लास नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की चलेगी। आपने जिंदगी में जितने भी आज तक प्रोग्राम नहीं पढ़े हैं वो अब पढ़ेंगे आज। जितने भी आपने छोड़ दिए उसको अब पढ़ लेंगे, ठीक है? तो ठीक है सर, बात करते हैं कि प्रोग्राम कौन कौन से। एक हमने पढ़ लिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। मैंने आपको लगभग 70 प्रोग्राम की लिस्ट लिखवाई। कितने प्रोग्राम की? 70 प्रोग्राम की लिस्ट लिखवाई। उन 70 प्रोग्राम की लिस्ट में 20 से 30 प्रोग्राम का हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, नाज बोल रही मैं नहीं पूछूंगी आप कैसे हो सर। तो मैं भी नहीं पूछूंगा कि मैं ठीक हूं, मैं भी नहीं बताऊंगा कि मैं एकदम ठीक हूं। बराबर हो गया मामला? आप मत पूछना और मैं न बताऊंगा। ओके डन। नेशनल लेप्रोसी, आपको पता है लेप्रोसी एक बैक्टीरियल बीमारी है। लेप्रोसी एक एसिड फास्ट बेसिलाई होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, क्योंकि ये टीबी का छोटा भाई है। ये आपको पता है। इसको डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम था हैंसन, इसीलिए लेप्रोसी को हैंसन डिजीज बोला गया है। लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस डेप्सोन होती है, लेकिन इसने मल्टी ड्रग दी जाती, एक ड्रग से काम नहीं चलता। क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो बदमाश चीज है, बहुत नालायक चीज है। माइकोबैक्टीरियम इज ए वेरी नालायक। नालायक का मतलब समझते हो आप? हाँ, नालायक का मतलब समझते हो कि माइकोबैक्टीरियम के दो बेटे मैंने आपको पहले भी बताया। एक का नाम था ट्यूबरकुलाई, दूसरे का नाम था लेप्रे। ट्यूबरकुलाई ज्यादा ही चपाचप कर रहा था, लेप्रे ज्यादा ही लपालप कर रहा था। दोनों ही एक पर्टिकुलर किसी पर्सन से अट्रैक्टेड थे, उसका नाम था एसिड फास्ट बेसिलाई। तो आप लोग एक नोटिस करोगे, हम लोग टीबी में भी रिफाम्पिसिन देते हैं और इसमें भी रिफाम्पिसिन देते हैं। दूसरी बात, टीबी में भी मल्टी ड्रग दी जाती है, इसमें भी मल्टी ड्रग दी जाती है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम के ऊपर एक्सपेरिमेंट काम का नहीं है, ये भी आपको पता है। चलो भाई, हैंसन डिजीज, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इन जब ये डेप्सोन नाम की एक ड्रग है वो आई, उससे पहले क्या देखो कई बार क्या होता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी बातें जब नया नया इन्वेंशन आता है तब सोचते हैं। तो बीमारी तो पहले आ गई, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि बीमारी की ड्रग पहले आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। बीमारी पहले आ गई लेकिन बीमारी की ड्रग पहले नहीं आई थी। नहीं आई थी ना? हाँ, बिल्कुल नहीं आई थी। ठीक वैसे ही, एकदम ठीक वैसे ही। एक बात सुनो, बीमारी पहले आ गई लेकिन बीमारी की ड्रग नहीं आई, तो उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? तो उससे पहले बताओ, सल्फोन नाम की ड्रग थी। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1985, फिर इसके अंदर ड्रग आई 82 में, लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम 83। हाँ, सेमिनार का स्पीच, सेमिनार। थैंक यू पूजा, आपने ऑफलाइन अटेंड किया था क्या सेमिनार? पूजा मोयनिया, ऑफलाइन अटेंड किया था क्या? बताओ जल्दी, अगर ऐसा है बताओ। हम्म,
हाँ, तो ये तो हो गया अपना। अब उसके बाद पढ़ेंगे एम। हाँ जल्दी बताना पूजा, इसका आंसर देना मुझे, है ना। क्या आपने ऑफलाइन अटेंड किया था क्या सेमिनार? प्रीवेलेंस 10,000 के ऊपर एक से कम केस। अब देखो एक बहुत काम की बात बता रहा हूं। ऑनलाइन आपको कैसे दिख गया? ऑनलाइन तो हमने कभी यूट्यूब पे चलाया भी नहीं था, फिर कैसे दिख गया? हाँ इधर आओ। एक बात होती है निकुष्ट, एक होता है, नाम बोलो। एक निकुष्ट, एक होता है निश्चय, और एक टीबी वाले का क्या नाम है? टीबी वाले का नाम बताओ जल्दी। टीबी में जो ऑनलाइन वेब होता है उसका नाम क्या है? टीबी के बीमारी में ऑनलाइन, बताओ जल्दी। टीबी में कौन सा ऑनलाइन ऐप? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, क्या नाम है? निक्स है। किसने बताया? पिंकी ने बता दिया। हेलो पिंकी, पिंकी ने बता दिया निक्स है। ये 3 सवाल याद कर लो, ये 3 सवाल याद कर लो। निकुष्ट किसका होता है? निश्चय क्या है? निक्सय क्या है? बताओ तीनों क्या क्या है। निकुष्ट एक ऑनलाइन ऐप है, जैसे आपका फोन पे है, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, बेवकूफ है, वैसे ये एक ऑनलाइन है ना। तो वैसे ये एक ऑनलाइन ऐप है जिसका नाम है निकुष्ट ऑनलाइन ऐप। ये किससे रिलेटेड है? ये लैप्रोसिस से रिलेटेड है। दूसरा, निक्से क्या है? निक्से एक ऑनलाइन ऐप एप्लीकेशन है, टीबी के पेशेंट के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। निश्चय क्या है? कुछ भी नहीं है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है। निश्चय क्या है? यूरिन प्रेगनेंसी किट है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। हाँ बेवकूफ नाम का भी आता है जिसमें आप कपड़े खरीदते हो। हाँ बेवकूफ नाम का ऐप है, आप देखना चाहे। जैसे होता है ना आपका ये फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो आप सर्च करते हो, लड़कियां मिंत्रा ज्यादा सर्च करती है ना। हाँ बेवकूफ है, आज आप सर्च करना, बेवकूफ नाम का ऐप है जिसमें कपड़े वगैरह ज्यादा मिलते हैं वहां। बेवकूफ के अंदर बेवकूफ लोग होते हैं, वो कपड़े खरीदते हैं। तो ये 3 चीजें याद करो। अब इधर आओ, तो मैंने बता दिया निकुष्ट क्या है। देखो कोई भी पेशेंट बीमार होता है, जब हॉस्पिटल में आप पहली बार जाओगे, जैसे आपको टीबी हुआ, एग्जाम्पल किसी पेशेंट को टीबी हुआ, हाँ किसी पेशेंट को टीबी हुआ, तो जब पेशेंट को टीबी होता है, पेशेंट पल्मोनरी ओपीडी में जाता है। पेशेंट किस में जाता है? पल्मोनरी ओपीडी में जाता है। जो ही पल्मोनरी ओपीडी में जाता है तो डॉक्टर बोलता है स्प्यूटम का सैंपल लेके एक वो आईडी रूम है उसमें जाओ, वहां आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब उस रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कौन पेशेंट का अटेंडर है, कौन पेशेंट का नाम है, क्या पेशेंट की लोकेशन है, पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन पेशेंट की केयर कर रहा है, पेशेंट क्या ट्रीटमेंट फेलियर में है कि डिफॉल्टर है कि न्यू केस है कि रिलैप्स है, क्या है, वो सारी चीजें होती है। ठीक बात है, वेरी गुड। तो अब आ गया निकुष्ट, एक वेब बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम है लेप्रोसी केस के लिए। अब दूसरा सवाल सुनो। हाँ विजय कुमार ने कहा देखा? बता दो भाई, कहाँ देखा हमें? मैं तो यही हूँ, कहीं गया ही नहीं। मैं तो जोधपुर छोड़ा ही नहीं, काफी दिनों से हो गया। कहाँ देख लिया? किसी और को देखा होगा मेरे हमशक्ल को, बेवकूफ।
चेतना ने बेवकूफ से क्या मंगवाया, वेरी गुड, इधर आओ। अब दो सवाल डालता हूं, एक होता है सेट, एक होता है एलसीयू। पहले दो सवाल, अपन को थ्योरी में से क्वेश्चन बनाने सीखने होंगे, थ्योरी में से क्वेश्चन बनाने सीखने होंगे। क्या सीखेंगे? पहला सवाल, सेट स्कीम का रिलेशन कौन सी डिजीज से है? द सेट स्कीम इज रिलेटेड विथ विच डिजीज? आप बोलोगे लेप्रोसी। क्या बोलोगे? लेप्रोसी। दूसरा सवाल, द क्वेश्चन नंबर 2 इज द फुल फॉर्म ऑफ सेट, सर्वे एजुकेशन ट्रीटमेंट, सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट। सेट स्कीम में क्या किया जाता है? एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो महाराष्ट्र के वर्धा में गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के नाम से चलती है, जो 1952 में स्टैब्लिश हुई थी। आपको याद कैसा रहेगा बताओ? कैसे याद रहेगा? कैसे याद रहेगा बताओ जल्दी। अरे कैसे याद रखोगे ये तो बताओ, बताओ कैसे याद रहेगा आपको, ये भी तो बता दो कैसे याद रखना। इसको याद रखने का तरीका है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका नाम था महात्मा गांधी। क्या नाम था? महात्मा गांधी। उनकी डेथ 30 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी को। एंटी लेप्रोसी डे कब होता है? 30 जनवरी को होता है। तो गांधी जी के नाम से गांधी जी की डेथ के दिन एंटी लेप्रोसी डे मान लो सेलिब्रेट। हालांकि ये इत्तेफाक है, ऐसा नहीं है कि गांधी जी की वजह से सेलिब्रेट किया, नहीं, आपको तो याद रखना था, आपको याद रखना था। अब इस पेशेंट को गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन 1952 में एंटी लेप्रोसी डे 30 जनवरी। गांधी मेमोरियल फाउंडेशन किससे रिलेटेड है? सेट से। सेट किससे? लेप्रोसी से। फिनिश। फिर आता एलसीयू। अब इसमें सवाल क्या बनेगा? एलसीयू की फुल फॉर्म तो नहीं पूछेंगे क्योंकि पता चल जाता है, लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट। सवाल क्या आएगा? प्लीज ध्यान दें, प्लीज ध्यान दें, क्या आएगा प्लीज सुने। लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट की पॉपुलेशन कितनी होती है? 15,000। ऑप्शन में होगा 10,000 से 20, 20 से 50, 50 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख। तो आप बोल दोगे। स्टाफ कौन होता है? एक होता है लेप्रोसी टेक्नीशियन, लेप्रोसी में डिप्लोमा किया हुआ टेक्नीशियन, इसका मतलब वो क्या हुआ? पैरामेडिकल वर्कर। और कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या आता है जी? ख्याल ये आता है माय डियर कि परमानेंट तो लेप्रोसी वाला कोई असिस्टेंट वहां बैठेगा, डॉक्टर कभी कभी आएगा, राउंड लेने आएगा, डॉक्टर कभी कभी आएगा, सुपरवाइज्ड बाय मेडिकल ऑफिसर, पार्ट टाइम। रेगुलर कौन रहेगा? ये आएगा कौन? ये पॉपुलेशन कितना? ये। सवाल याद हो गया क्या? हाँ, प्रगति क्यों नहीं ले सकते आप? हो ही नहीं सकता, ग्लो नहीं ले सकते, पागल बातें कर रहे हो आप, हैं? क्यों नहीं ले सकते आप? अब लिखोगे WHO रिकमेंडेड ड्रग, कितना साल तक ड्रग लेनी पड़ती है? अपन लेप्रोसी पढ़ चुके हैं ना। अब देखो, याद करो, एक होती है पॉसिबैसिलरी, हम पढ़ चुके हैं। एक होती है मल्टीबैसिलरी, डेफिनेशन क्या है? अरे याद करो, उसकी डेफिनेशन क्या है?
बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, फिर आगे बढ़ता हूं। ये लो, आप पी लो। बेवकूफ, क्या मुझे नहीं पीने दे रहे हो? पॉसिबेसिलरी का मतलब होता है 0 से लेके 5 तक स्किन लीजन होते हैं। पता चल गया? मल्टी का मतलब होता है 5 से ज्यादा स्किन लीजन होते हैं। यह भी याद आ गया आपको? याद आया कि नहीं आया? याद आ गया। हाँ, कैच करो। तो लिखो भाई, पॉसिबेसिलरी में कौन सा ट्रीटमेंट देते थे? 2 ड्रग, आर और डी। मल्टी में क्या देते थे? आर, डी और सी। सॉरी, आर, डी और सी। आर का मतलब रिफेम्पिसिन, डी का मतलब डेप्सोन, याद आया? सी का मतलब क्या था, याद करो। आर का मतलब रिफाम्पिसिन, डी का मतलब डेप्सोन, सी का मतलब क्लोफेजामाइन। था ना? क्या क्लोफेजामाइन था ना? बिल्कुल, यही तो बात है ना? कि हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें बर्दाश्त नहीं, हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें बर्दाश्त नहीं, कि मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जो हमारी तकदीर में लिखा होता है वो जरूर अता होता है। देखो, आर, डी, सी। अगर स्किन लीजन ज्यादा है तो ड्रग ज्यादा, स्किन लीजन कम तो ड्रग कम। 5 या 5 से कम, ये 5 से ज्यादा, दैट्स ऑल, फिनिश। अरे क्लोजापाइन कौन लिख रहा है? ये नाज तवर के मैं थप्पड़ मारूंगा अभी यहां से, बदमाश बच्चे। क्लोजापिन अलग है, ऐसे मत करो प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं बाबू। आपको पता नहीं है क्या? क्लोजापिन अलग है, क्लोफिजामिन अलग है। ऐसा क्यों करते हो? जानबूझ के करते हो क्या? अरे क्लोजापिन क्या है, मैं कैसे समझाऊं आपको? क्लोजापिन ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ऐसे नहीं, देखो ऐसे क्लोफिजामाइन बोलना, हाँ ऐसे नहीं करना है। समझदार बच्चे हो ना आप सभी। लिख लो है। ठीक है, हाँ टाइपिंग एरर हो गया। लेप्रोसी डे 30 जनवरी, जनवरी ऑफ 30। आगे बढ़ू? हो गया सबका? सबका हो गया? आया समझ में? हाँ डांटा, मैंने डांटा, नहीं डांट सकता मैं।
ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है, गवर्नमेंट ने 2016 में एक स्ट्रेटजी बनाई जिसको बोलते थे ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी। इसका विजन क्या था, किसी भी पर्सन को बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पर्सन में ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए, किसी भी पर्सन में इसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पर्सन को स्टिग्मा नहीं रहना चाहिए। 2017 में 2017 में एक स्पार्स लेप्रोसी कैंपेन आया था जिसको बोलते हैं स्पार्स लेप्रोसी, SPLAC। स्पार्स नाम का एक कैंपेन आया था। वो कौन सी बीमारी से रिलेटेड है, वो लेप्रोसी से रिलेटेड है। 2017 30 जनवरी 2017 को एक कैंपेन आया जिसका नाम था स्पार्स कैंपेन। उसका मेन मकसद था जीरो स्टिग्मा, स्टिग्मा को खत्म करो। कि अगर किसी मरीज को लेप्रोसी होती, देखो एक बात सुनो, आज से 100-200 साल पहले किसी को साइकेट्रिक बीमारी होती थी ना, तो लोग उसको बांध देते थे, रूम में बंद कर देते, बाहर से कुंडी लगा देते थे कि इसको कोई माता, इसके ऊपर माता जी आ गई, इसको कोई भूत लग गया, इसको कोई ऐसे चुड़ैल लग गई, इसको पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे। आपको पता है ये बात। लेकिन धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आई, धीरे धीरे ड्रग आई, धीरे धीरे ECT आई, धीरे धीरे उसके पहले सबसे पहले एसाइलम बने, लोगों को बंद करने की जगह एक जगह रखना स्टार्ट किया, फिर एसाइलम और ज्यादा बने, फिर ऐसा करते 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 लोगों को, पहले साइकेट्रिक पेशेंटों को चैन से बांध कर रखते थे, फिर कोई डॉक्टर आए रेल जैसे, उन्होंने बोला चैन से खोलो, ये भी एक प्रकार की बीमारी है। फिर ECT आई कि भाई सिजोफ्रेनिया में ECT से इलाज हो सकता है, फिर लिथियम की ड्रग आई मैनिया में, फिर क्लोप्रोमाजिन आई। ऐसा करते करते धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही है, पहले किसी को लेप्रोसी हो जाती थी तो उसको बोलते हैं ये भगवान के घर की सजा है, द कर्स फ्रॉम द गॉड, ये भगवान के घर की सजा है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये सजा नहीं, एक प्रकार की बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। लोग पहले बहुत डरते थे, इसमें धीरे धीरे अब जो एजुकेशन बढ़ा है, एजुकेशन की वजह से चेंजेज आया है, ट्रेंड चेंज हुआ है। तो वही गोल क्या था 2016 वाली के, किसी को बीमारी नहीं, किसी को ट्रांसमिशन नहीं, किसी को डिसेबिलिटी नहीं, किसी को स्टिग्मा नहीं। गोल क्या रखा, और ज्यादा अगर कहीं हो गया तो हो गया, ज्यादा मत फैलने दो, रोक लो। टारगेट क्या है, नए लेप्रोसी के केस नहीं आने चाहिए। अगर बाई चांस पूरे 10 लाख पर भी एक से कम केस होना चाहिए, ये टारगेट है। हालांकि पूरे हो ये जरूरी नहीं, टारगेट कभी पूरे नहीं होते। गवर्नमेंट के टारगेट, कभी स्ट्रेटजी के टारगेट पूरे नहीं होते, क्योंकि जनता बेवकूफ है, जनता मानती नहीं है। जैसे कोरोना आया, जनता को बोला घर के अंदर रहो, वो बेवकूफ रोडों पे घूम रहे थे, उनको बोलो अंदर रहो रोडों पे, जब बोलते रोड पे रहो तो आ जाते अंदर। जो आप किसी जनता को बोला जाएगा उसे जनता अपोजिट करेगी। द अपोजिट एक्शन शुड बी टेकन बाय द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दैट्स द बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ द पीपल। ये गवर्नमेंट जनता की फिक्स स्ट्रेटजी होती है, सच बता रहा हूं मैं। हाँ, ये हो गया, बीमारी नहीं, गोल नहीं, टारगेट ये रखा है कि फ्यूचर में 10 अगर केस आने ही नहीं चाहिए, पहली बात, आ गए तो भी इतने से कम आने चाहिए, है ना। हमें कई बार निमोनिया भी हो जाए ना, मम्मी बोलती बाहर मत जा, बाहर मत जा, उसको जुकाम हो रखा है, पड़ोसी वाले चिंटू को तेरे को हो जाएगा, तू अंदर रह बेवकूफ कहीं के बदमाश, अंदर रह तू बाहर मत जा। हाँ, हो गया, ये समझ आ गया आपको, आ गया समझ ज्ञानियों। अरे आप लोगों को पता है आज से 6 महीने बाद नॉरसेट है, तुम लोगों ने क्या प्रिपरेशन, क्या तैयारी कर रखी है बताओ। 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, पता है जब घर में कोई 6 महीने पहले इंपॉर्टेंट काम है तो आपका जिंदगी का इंपॉर्टेंट काम है नॉरसेट। आपको आपने क्या क्या तैयारियां कर रखी है बताओ, देखे पता चले, बताओ।
लेप्रोसी से बच्चे टारगेट रखे, नया केस नहीं आना चाहिए, 10 लाख के ऊपर भी एक भी नया बच्चा डायग्नोस नहीं होना चाहिए, और ज्यादा रोक दो और ये काम करना है। ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा, उसकी वजह से फ्यूचर में ये चीज हो जाएगी। बस क्या प्रिपरेशन कर रखा है, चलो बता, जल्दी बताओ। आपका सिलेबस 6.25 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 25 अप्रैल से पहले पहले, या मान लो मैक्सिमम अप्रैल महीने में, क्योंकि 2 अप्रैल को 6 महीने हो रहे हैं। कोई भी कोर्स 6 महीने में पूरा नहीं होता, ये आपको ही पता है, आपको पहले ही बताया कि 7 महीने लगेंगे। तो आपका सिलेबस 7 महीने होने तक कंप्लीट हो जाएगा श्योर। उसके बाद आपको और तरीके बताएंगे। अब लिखो नेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये अपनी पूरी क्लास खाएगा प्रोग्राम, सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम का प्रोग्राम है, जिसका नाम है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, NTCB, 1962 में आया। अब एक पूरी बात सुनो, इसको समझना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से, और दिमाग लगाना। इसमें से अगर एम्स में पेपर नहीं आए ना, अपने से बात करना, आपने दे दिया, आपने दे दिया, मैंने बात कर लिया भाई, मैंने कहा भाई जो क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं वही पेपर में आना चाहिए, और वही आता आज तक, तो अभी भी वही आएगा। आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले कुछ पेपर भी हुए थे, तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है। इस प्रोग्राम में से, इस प्रोग्राम में से कुछ क्वेश्चन आपके नॉर्सेट के पेपर में देखने को मिलेगा, इस एक प्रोग्राम में से। मैं 2 क्वेश्चन का बोल रहा हूं, 2 नहीं तो 1 तो आप पक्का सही कर ही लोगे। अभी 1 घंटे की क्लास में हो सकता है 4-5 भी कर लो छोटे पेपर में तो, लेकिन नॉर्सेट में 2 सवाल देखो। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब, 62। फिर एक कमेटी बनी, क्योंकि ये प्रोग्राम ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। जब कोई चीज इफेक्टिव नहीं होती तो उसको चेंज करते हैं, उसको हम लोग चेंज करते हैं, और उसको चेंज करते हैं, उसका नाम दे दिया रिवाइज्ड। क्या दे दिया, रिवाइज्ड। क्या हो गया इसको, रिवाइज्ड। क्या हो गया, रिवाइज्ड। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, RNTCP कब आया, 1993 में। इसकी कमेटी कब बनी, 1992 में। इस प्रोग्राम ने किसको डिस्कवर किया, डॉट्स को। किसको, डॉट्स को, इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी, एक ऐसी थेरेपी, ऐसी ड्रग, ऐसी ड्रग, ऐसी ड्रग जो पूरे टीबी को मारने के लिए रामबाण सिद्ध हुई, उसका नाम था डॉट्स। चलो आ जाओ इधर। रिवाइज कब आया, इसकी कमेटी कब बनी, कौन सा ऐप टीबी से रिलेटेड, निक्स है। केयर बेस्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च ऑन मई 2012, निक्स है। किस से रिलेटेड है, टीबी से। इतना ही बहुत है आपके लिए। कौन सी एजेंसी टीबी प्रोग्राम को सपोर्ट करती है, सीडा, स्वदेशी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, स्वदेशी नहीं बोलना आपको, स्वीडिश बोलना है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। क्या बोलोगे, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। याद आया कुछ। ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम को कौन करता है, डानीडा। वेजेक्टोमी को कौन करता है, UNFPA। निक्स है, इससे रिलेटेड हो गया। और ये सीडा किसको करता है, टीबी को। ये तो करते ही है, ये सवाल नहीं आएगा। सवाल आएगा कौन सी एजेंसी टीबी प्रोग्राम को सपोर्ट करती है, सीडा, SIDA। कौन सा सवाल बन गया, RNTCP, निक्स ऐप और सीडा एजेंसी सपोर्ट। अब गोल क्या है, इस प्रोग्राम का गोल क्या था, जो 1993 में प्रोग्राम आया जिसका नाम है RNTCP। क्या है, RNTCP। क्या नाम है सर, RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसका गोल
देख लो फटाफट गोल। 93 में देखो मैं एक एक बार समझाऊंगा, 2 बार नहीं समझाऊंगा। RNTCP आया। 94 में डॉट्स आया, आया ना, आएगा अभी पता चल जाएगा। अब RNTCP प्रोग्राम का गोल था कि हम टीबी के मरीज को क्या देंगे, डॉट्स, और डॉट्स की वजह से 85% से ज्यादा लोगों को ट्रीट करना है। 85% से ज्यादा लोगों को ट्रीट करना है। टीबी का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी। तो टीबी को कंफर्म डायग्नोस करना है किससे, स्प्यूटम से। कितने परसेंट लोगों को, कम से कम 70% लोगों को। कैसे याद रखोगे, अरे जितने भी टीबी के बीमारी है उनमें से 70% लोगों को, कितना परसेंट लोगों को, 70% लोगों को हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। 70% लोगों को इससे डायग्नोस किया, 85% लोगों को ट्रीट करेंगे। कम से कम ये टारगेट रखेंगे तो कम्युनिटी में टीबी जा सकती है। और आपको पता ही है, और आपको ये भी पता ही है कि टीबी को सोशल बैरोमीटर ऑफ द वेलफेयर डिजीज बोला गया है। सोसाइटी की क्वालिटी को मापने वाली बीमारी बताया गया है। पता है आपको ये तो। 2014 में WHO की एक कमेटी, एक असेंबली, WHO देखो आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया ना, पढ़ लिया। उसमें एक होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एक सेक्रेटरीट, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी। WHO की जो पार्लियामेंट होती है उसका नाम क्या, WHA। तो मैं ये WHO बोलूं या WHO बोलूं, एक ही बात है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। WHO संगठन है, उसकी जो असेंबली है, पार्लियामेंट है, उसको WHA बोलते, बस सिंपल बात। उसकी असेंबली ने एक अप्रूवल किया कि 2014-15 में हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, वो 20 साल के लिए होगा। उसमें कुछ गोल रखेंगे, कुछ टारगेट रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें टीबी को पूरी दुनिया से खत्म करना है। मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। 2014-15 ने WHO ने एक कमेटी बना के एक टीबी के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया, जिस प्रोग्राम का नाम रखा एंड टीबी स्ट्रेटजी। ये प्रोग्राम 20 साल का था। इस प्रोग्राम को विजो जीरन डेथ इसका मेन गोल रखा गया, मेन काम, कि टीबी की वजह से डेथ नहीं होनी चाहिए, टीबी की वजह से डेथ नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। अब एंड टीबी स्ट्रेटजी कब आई, 2014-15 में। कितने साल की है, 20 साल की। तो टारगेट लास्ट कब तक रखेंगे, 2035 तक। कब तक रखेंगे, 2035 तक। डानीडा नेशनल प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, ब्लाइंडनेस प्रोग्राम को सपोर्ट करेगी। मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब जब पहले आपका ध्यान नहीं था मिस्टर करण डांगी, तो अब आप पूछ रहे हो कि ये किसको सपोर्ट करेगी। यही तो बताता हूं, चीजों को कोरिलेट करना सीखो, वरना कोई बेनिफिट ही नहीं है। सवाल ऐसे नहीं आएगा, सवाल लिखा आएगा तीनों ही, निकुष्ट, निक्से, सीडा, और ये आप कह दे, वो बोल देगा आपस में मिलाओ कौन सा सही है। फिर कैसे करोगे, आपको तो एक याद है, 4 याद ही नहीं है, फिर कैसे मिलाओगे आप। ऐसे मत किया करो आप। एंड टीबी स्ट्रेटजी। अब देखो इधर ध्यान दो, सवाल कैसे आएगा मैं सब बता दूंगा टेस्ट में। एक होता है विजन। विजन क्या था, टीबी की वजह से डेथ खत्म करनी है। गोल क्या है, टीबी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन को रोकना है। ये दो गोल और विजन समझ में आ गए। अब मैं समझाता हूं आपको बहुत ही काम की बात। टारगेट फॉर 2025, टारगेट फॉर 2035, फिर इसके बाद माइलस्टोन फॉर 2020, टारगेट फॉर 2030। अब देखो ये है माइलस्टोन, है ना माइलस्टोन, ठीक है। अब आओ इधर। माइलस्टोन का मतलब होता है हमने अचीव कर लिया। माइलस्टोन का मतलब होता है अचीव्ड, हमने अचीव्ड कर लिया, तो इसको तो माइलस्टोन बोलेंगे। अब सुनना पूरी बात। टारगेट 2030। अब देखो प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ, 2014, 2015। तो जब लॉन्च हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि टीबी को भगाना था। इसका मतलब यहां पे टीबी ज्यादा थी, तो 2020 तक थोड़ा बेनिफिट,
2025 तक और ज्यादा बेनिफिट हुआ इस प्रोग्राम का। मतलब मान लो यहाँ 20% लोगों को क्योर किया, या 50 को करेंगे, या 70 को करेंगे, या 90 को करेंगे। 2030 तक और ज्यादा अच्छा हुआ। 2035 तक सारे टारगेट लगभग पूरे हो गए, होने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है आराम से। सर एमसीक्यू बताइए, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज सुने। 3 बार बोला है एमसीक्यू बताए, एमसीक्यू बताए, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ? मैं बोल रहा हूं इससे ये सवाल बन रहा है, इससे ये सवाल बन रहा है, और आने वाले 15 मिनट में आपको इतने सवाल दूंगा, इतने सवाल दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे, बेवकूफ कहीं के, पागल, कुछ भी पता नहीं। सर एमसीक्यू बताएं, तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूं है, क्या बता रहा हूं मैं? कब से हर एक लाइन का एमसीक्यू ही बताता हूं मैं। उसके बाद भी बोल रहा है सर एमसीक्यू बताए। नहीं, मैं एमसीक्यू नहीं बता रहा, मैं कुछ और भी हिंदी हिस्ट्री जीके पढ़ा रहा हूं, है ना, पागल कहीं के। अब देखो इधर आओ। विजन पता चल गया, जीरो डेथ। गोल पता चल गया था, एंड द टीबी एपिडेमिक। पहले लिख लिया हमने 2 चीजें, विजन, जीरो डेथ, गोल, ये पढ़ा। ये दोनों चीजें लिख चुके हैं, हाँ लिख चुके हैं, ये पढ़ा, विजन, विजन, जीरो डेथ, गोल। अब आता है टारगेट, ये माइलस्टोन। तो पहले 2020 से स्टार्ट करो। आप ऐसे करो, 2020 वाले को पहले लिखो, आप ये बाद में लिखना, आप 35 बाद में लिखना, 25 बाद में लिखना। पहले सबसे पहले लिखो माइलस्टोन फॉर 2020, नंबर 1 लगा के। 2020 तक हमने 2015 के कंपैरिजन में टीबी की डेथ को 35% कम कर लिया है। टीबी की न्यू केस को, इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केस, 20% कम कर लिया है। और 2015 के कंपैरिजन में नए केस अभी 1 लाख के ऊपर 85 से कम आ रहे हैं। पहले यहां से लिखो, ठीक है। अब देखो आप क्या समझ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आपको ध्यान तभी पड़ेगा जब आप इसको फोकस्ड रहोगे, अदरवाइज कुछ भी चीजें आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इधर ध्यान दोगे, आप एकदम पागल हो। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2014-15 में, 2014-15 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था विजन जीरो डेथ, विजन जीरो डेथ। इसका विजन था ये, इसका गोल था ये। अब इसके माइलस्टोन क्या है, इसके टारगेट क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, इतना लिखने के बाद माइलस्टोन। क्या लगाओगे? माइलस्टोन। तो चलो भाई माइलस्टोन की हेडिंग पहले माइलस्टोन लगाओ 2020 तक। माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर। हमने जिसको छू लिया है, हमने जिसको गेन कर लिया है, वो माइलस्टोन होता है। चलो 35% केस टीबी डेथ कम हो गया 2015 से। इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केस 20% कम हो गए हैं। 2015 के कंपैरिजन में नए केस 85 से भी कम हो गए। ये 3 चीजें लिख ली आपने माइलस्टोन की। अब लिखोगे, ये तो माइलस्टोन हो गया 2020 का। अब लिखो 2025, लिखो इधर 2020 लिख लो फटाफट, फिर मैं लिखवाता हूं 2025। आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट लिखो 2025, लिखो हेडिंग, यहां लिख, सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ नीचे वाला माइलस्टोन फॉर 2025।
2020 में क्या हुआ है, 35% डेथ रिडक्शन। देखो 35 से कितना बढ़ गया, 75। टीबी का इंसिडेंस रेट 50%, वहां पे 20% था, और इसके अंदर कोई फैमिली किसी प्रकार की टीबी की वजह को प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रही है। फिर आओगा 2030, अब ये 75 से बढ़ के ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आराम से याद होगा आपको, एकदम सिंपल याद होगा। पहले 2020, फिर 2025, फिर 2030। ये 2025 लिखो, फिर लिखवाता हूं 2030। हाँ, ये 2025। अब लिखोगे 2030। 2030 में क्या हुआ, 90% टीबी डेथ को कम कर लिया। पहले कितना, बहुत कम, 35, फिर 50, 70, फिर 90। लो 2030 में 90% टीबी डेथ कम, 80% नए केस कम कर दिए भाई। वाह, बहुत बढ़िया। ये हो गया 2030। अब एक बच गया, सिर्फ एक बच गया, उसका नाम है 2035। 2035, चलो लिखो 2035। अब लिखोगे 35। ये पड़ा 35। पहले 20%, फिर 50%, फिर 75%। ऑफ माई गॉड, 95%। 95% टीबी की डेथ कम, 90% टीबी के नए केस कम, और कोई फैमिली का परिवार टीबी से ज्यादा प्रॉब्लम सफर नहीं कर रहा है। हो गया फिनिश। 20, 25, 30, 35, ये वालो लिख लो फटाफट। हो गया। अब देखो, ये था बेसिक, इसका पता होना जरूरी है। इनमें से सिर्फ एक सवाल कभी कभी पूछा जा सकता है। अब थोड़ा आगे बढ़े। अब मैं काम की बात बता रहा हूं जिससे सवाल आने की पूरी संभावनाएं हैं। टीबी की ड्रग, टीबी की ड्रग के साइड इफेक्ट, वो सब अपन बात करेंगे। हो गया। अरे कोई ब्राइटनेस नहीं है पागल, कुछ भी बोलते हो। ब्राइटनेस कहाँ से आई, ब्राइटनेस? डन। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत काम की बात है, वो काम की ये है। अब यहां से टीबी के सवाल स्टार्ट होते हैं जो बहुत काम के। पहला, एवरी टीबी स्प्यूटम पॉजिटिव पर्सन कैन इन्फेक्ट अप टू 10 to 15 इंडिविजुअल इन ईयर बिकॉज टीबी इज ए एयरबोर्न डिजीज। आपको पता है एयरबोर्न क्या होता है? आपको पता है एयरबोर्न क्या होता है? कौन बताएगा भाई एयरबोर्न क्या होता है, जल्दी बताओ। टीबी इज ए एयरबोर्न बीमारी, टीबी इज ए एयरबोर्न डिजीज। क्या होता है बताओ, एयरबोर्न क्या होता है, जल्दी बताओ। मंजू बोल रही अली सर को बहुत गुस्सा आता है। कई कई बार आप बातें ही ऐसी करते हो जिससे गुस्सा आना लाजिमी है। क्यों नहीं आएगा गुस्सा, आप बातें ही ऐसी करते हो। ज्यादा पागल बातें मत किया करो, कोई गुस्सा नहीं आएगा, और पागल बातें करोगे तो गुस्सा आएगा।
एक पर्सन पूरे साल में 10 से 15 लोगों को तो इन्फेक्टेड एवरेज करता ही करता है। इसका मतलब ये नहीं कितने कोई करेगा, वो 100 को भी कर सकता है, लेकिन ये एवरेज है। आप उन स्टडी में एवरेज पढ़ते हैं कि इतने लोगों को टीबी हुई, उसकी वजह से इतने सेकेंडरी केस बने, इसका मतलब एवरेज 1% इतने लोगों को किया। अब मान लो 100 लोगों को टीबी हुई, उनमें से 50% की तो होगी डेथ, क्योंकि लोग बेवकूफ है, ट्रीटमेंट नहीं लेते। 25% हो जाएंगे हेल्थी, 50 की डेथ, 25 हेल्थी, और 25% को हो जाएगा क्रोनिक इन्फेक्शन। मतलब ना तो उसकी डेथ होगी ना वो हेल्दी रहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मैं बताता हूं अभी, ये समझ आ गया? अगर कोई पर्सन ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो 50% की डेथ हो जाती है। ठीक से ट्रीटमेंट लेने से 25% हेल्दी रहते हैं और 25% को क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है। टीबी को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर इन इंडिया बोला गया है। ऐसा क्या कारण है भाई, टीबी को क्यों बोला गया है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आपके सामने। टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, रोड शेप का होता है। उसको डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम है रॉबर्ट कोच, इसीलिए टीबी को कोच डिजीज बोला गया है या कोच फिनोमिना बोला गया है। कोच डिजीज या कोच फिनोमिना बोला गया है। ठीक है, अब देखो इन पॉइंटों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अच्छी बात है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। पहला, एवरी टीबी पॉजिटिव पेशेंट कैन इन्फेक्ट अप टू 10 to 15। अब ऐसा नहीं है कि वो 10 से 15 को ही करता है, वो 20-50 को भी कर सकता है, 100 को भी कर सकता है। लेकिन मान लो 100 लोगों को टीबी हुई, उसकी वजह से 1000 से 1500 नए केस बनते हैं, इसलिए एवरेज ये है कितने लोगों को करता है। अब दूसरी लाइन लिखी कि अगर आप बीमारी नहीं लेते हो, अगर आप कोई चीज का ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, बीमारी आ जाती है आपकी बॉडी में, तो लगभग 50% लोगों की डेथ हो जाती है। 25% हेल्दी हो जाते हैं, बाद में ट्रीटमेंट ले लेते हैं, या तो या कुछ न कुछ रीजन रहा होगा। 25% को क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, जो जिंदगी भर रहता है लेकिन उनकी डेथ नहीं होती। ऐसा क्यों? ये टीबी की सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है भाई। देखो, जो जान चला गया वो कम से कम कम्युनिटी को तो डैमेज नहीं करेगा जाने के बाद। भाई टीबी की वजह से कोई पर्सन चला गया तो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा ना, लेकिन टीबी की वजह से जो पर्सन रहेगा वो आगे जाके और लोगों को इन्फेक्ट करेगा और खुद भी भुगतेगा। ये गंदी बात है ना भाई। टीबी का मरीज है जिसमें टीबी का बैक्टीरिया है, वो खुद को क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने की वजह क्या है? ऐसा होने की वजह बहुत सिंपल है भाई, एकदम सिंपल वजह। क्या सिंपल वजह? देखो इधर आओ, इधर ध्यान दो ज्ञानियों। मान लो मुझे टीबी हुआ मान लो मुझे टीबी हुआ। टीबी की दवाई का क्या होता है, जो ही पता चले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी में पॉजिटिव आ जाता है, आपको ट्रीटमेंट में मल्टी ड्रग दी जाती है विद साइड इफेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हुए। बीच बीच में ऐसे नहीं करना है कभी ट्रीटमेंट ले लिया कभी नहीं लिया, कभी ले लिया कभी नहीं ले लिया, कभी ले लिया। इसमें आप डिफॉल्टर कहलाते हो। जब आपने बैंक से लोन ले रखा है, आप ईएमआई टाइम से नहीं फिलअप करते हो, तो आप क्या बैंक आपको क्या बोलता है? डिफॉल्टर। वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा अभी डिफॉल्टर क्या होता है। जब आपको पता है कि मुझे टीबी है, उसके बावजूद आप कभी दवाइयां लेते हो, कभी साइड इफेक्ट के डर से बंद कर दिए हो, तो टीबी का बैक्टीरिया पूरी तरह से नहीं मरेगा, लंग्स डैमेज हो जाएगा और धीरे धीरे प्रॉब्लम होती रहेगी। इसको बोलते हैं डिफॉल्टर। तो ये 25% रीजन है। अब लास्ट क्या है? टीबी इज ए बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। इंडिया में लोग पैसे वाले कम है, 10% के पास खूब पैसा है, 90% गरीब पॉपुलेशन। गरीब का मींस लोअर मिडिल क्लास, कुछ तो बहुत ज्यादा लोअर क्लास है। बहुत ज्यादा लोग तो लोअर क्लास है, फिर लोअर मिडिल है, फिर मिडिल है, फिर अपर मिडिल है, फिर हायर क्लास है। 5 कैटेगरी है। अब सुनो, बहुत सारे लोग लोअर क्लास के होते हैं। लोअर क्लास के लोगों में टीबी की अवेयरनेस नहीं रहती। ये बड़ी बात है, बहुत समझने की बात है। देखो, एक है कैंसर, एक है टीबी। दोनों में से खतरनाक कौन? दोनों में से खतरनाक जान ज्यादा किस में जाती? कैंसर में। कैंसर की मोर्टालिटी ज्यादा है, लेकिन लोग कैंसर से डरते नहीं है। बताओ क्यों? गवर्नमेंट कैंसर से डरती नहीं है।
गवर्नमेंट कैंसर के बारे में ज्यादा मोटिवेशन, ज्यादा क्यूरियोसिटी, ज्यादा प्रेरणा नहीं फैलाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए अगर किसी पर्सन को कैंसर होता है सॉरी, अगर किसी मरीज को कैंसर होता है तो वो खुद की जान जाएगी। कैंसर इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 99.9% केस में कैंसर नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है। लेकिन किसी पर्सन को टीबी होता है तो उसकी जान जरूरी नहीं है जाएगी, लेकिन टीबी की वजह से दूसरे और लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। बच्चा है, प्रेग्नेंट मदर है, ओल्ड एज है, अब उनकी जान को खतरा है। कैंसर कम्युनिकेशन डिजीज नहीं है, यह कम्युनिकेटिव डिजीज है। जब कम्युनिटी डैमेज होती है तो वो डिजीज हमारे लिए डेंजरस है, डिस्टेरियस है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो हमारी सोसाइटी को बहुत डिटोरिएट कर देती है। लेकिन कैंसर बहुत ज्यादा हाई मोर्टालिटी वाली बीमारी है, लेकिन हम लोग डरते नहीं है, क्योंकि जिसको होगा उसी की मौत होगी। इज ए नॉन कम्युनिकेबल बीमारी, बेसिकली इज ए नॉन इन्फेक्शियस बीमारी। तो टीबी को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर क्यों बोला? टीबी को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर इसीलिए बोला कि जिस किसी सोसाइटी में टीबी होती है, इसका मतलब सोसाइटी का एजुकेशन अच्छा नहीं है, तभी हुई है। क्योंकि टीबी हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस नहीं, मास्क लगाने की प्रैक्टिस नहीं, न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस नहीं, लोगों को पता नहीं है कैसे मास्क पहनना है, किसी से मिलने जाओ तो कैसे रहना है, विजिटर से लिमिट डिस्टेंस कैसे रखना है, आप कोई चेस्ट हॉस्पिटल में जाओ तो खाना खा के जाना है, वहां पे कुछ चीजों को टच नहीं करना है, हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क अच्छे से करना है, सही से वापस डिस्कार्ड करना है, क्लॉथ को कैसे वापस सेग्रीगेट करना है, ये बहुत सारी चीजों को लोगों को पता नहीं होता। तो जिस लोगों में एजुकेशन की कमी है, जिस सोसाइटी में लोगों का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी वो कम है, वहां लोगों में टीबी ज्यादा मिलती है। तो सोसाइटी की स्टैंडर्ड को मापने वाली बीमारी का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक पर्सन, एक फैमिली है, एक बहुत ही फाइनेंशियली साउंड फैमिली है, और एक बहुत ज्यादा लोअर क्लास जिसको सोशियो इकोनॉमिक बहुत वीक, पैसों में बहुत वीक, हेल्थ में वीक, एजुकेशन में वीक। इसके एक पर्सन को टीबी होती है और इसके एक पर्सन को टीबी होती है। अब इसको क्यों बोला सोशल बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर? सुनना, टीबी इसी को ही हो गई, टीबी इसी को ही हो गई, लेकिन ये गारंटी है, ये प्रूव्ड है कि इसमें ये टीबी परिवार के दूसरे मेंबर में ट्रांसमिट हो जाएगी। इसमें बहुत रेयर चांस है कि ट्रांसमिट होगी। तो टीबी हो तो किसी में सकती है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो एयरबोर्न बीमारी है, मान लो हो जाएगी। लेकिन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन तभी हो पाएगा जब आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है, द लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हेल्थ की क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, आप हेल्थ के बारे में नहीं समझते हो। तो इस पर्सन को होती भी है तो आगे नहीं फैलेगी, लेकिन इसमें एक को हो गई तो 50 को फैला देगा बेवकूफ। सही बात। अब टीबी का बैक्टीरिया को रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था, इसलिए कोच डिजीज, कोच फिनोमिना, ये आपको पता ही होगा। वैसे तो इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। टीबी बेसिलाई एसिड फास्ट और एल्कोहल फास्ट होता है। टीबी का जनरेशन टाइम बैक्टीरिया का 20 घंटे होता है। अगर स्प्यूटम में ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई 1 दिन और ड्रॉपलेट 10 दिन तक रह सकता है ये काम की बात है। देखो आप बोलोगे सर एमसीक्यू बताओ, इस पेज में जो मैंने 6 लाइनें लिखवाई है, 6 में 8 एमसीक्यू है। कितने एमसीक्यू है? 8। कितने एमसीक्यू है काउंट कर सकते हो आप। पहला सवाल, एक पर्सन कितनों को इन्फेक्टेड करता है, कितनों को क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, किसको बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर बोला है, किसको रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया, बताओ कोच डिजीज किसको बोलते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई कौन से होते हैं, जनरेशन टाइम कितना होता है, और कितना दिन तक टीबी का बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है। ये समझ में आया आपको?
अब देखो नेक्स्ट, टीबी का डायग्नोसिस झील निल्सन स्टेन स्प्यूटम से किया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को सबको पता है। 1983 जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीता था उस साल वर्ल्ड में टीबी की इमरजेंसी आ गई थी भयंकर। टीबी का मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन टीबी एचआईवी की वजह से होता है। ये काम की बात है, ये आपको बहुत याद रखनी है। देखो इधर आओ, इधर आओ फटाफट, इधर आओ। हाँ, जनरेशन टाइम डायग्नोसिस इन आरएनटीसीपी झील निल्सन स्टेनिंग। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। देखो टीबी में तीन चीजें होती है, एक होता है झील निल्सन स्टेन, एक होता है एसिड फास्ट बेसिलाई, एक होता है एलजे कल्चर मीडिया। ये टीबी में तीन चीजें याद रखनी है। झील निल्सन स्टेनिंग कौन सी बीमारी से रिलेटेड है? टीबी एंड लेप्रोसी। एसिड फास्ट बेसिलाई टीबी एंड लेप्रोसी। एलजे कल्चर मीडिया टीबी। ये तीनों याद रखना है। लॉन्स्टन जॉनसन कल्चर मीडिया, ये किससे रिलेटेड है आपको ये याद रखना है। मैं कुछ और काम की चीजें बताऊंगा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद और काम की चीजें आपको बताई जाएगी जो बहुत ही काम की होगी। TB is the most common opportunistic infection on HIV in India. TB is the most common। अब देखो एक बात बताओ, ये बहुत काम की बात है। ये एक है इंडिया, इंडिया बेचारा जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोअर क्लास के लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग ज्यादा है। मान लो हेल्थ का एजुकेशन का ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। एक है अमेरिका, इंडिया के लोग को HIV होता है, अमेरिका के लोगों को अगर HIV होता है तो HIV का मतलब क्या है? इम्यूनिटी डाउन। इसमें भी इम्यूनिटी डाउन, इम्यूनिटी डाउन होगी तो बॉडी में कोई न कोई इन्फेक्शन होगा, वही कोई न कोई इन्फेक्शन होगा। तो इंडिया के लोगों को HIV वाले को टीबी होगी मोस्ट कॉमन, लेकिन अमेरिका वाले लोगों को HIV वाले को टीबी नहीं होगी क्योंकि वह अवेयरनेस है। वहां होगा अपॉर्चुनिस्टिक न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। ये बहुत काम का है, ये बहुत सुनना है। क्या सुनना है? कि इंडिया में किसी पर्सन को एड्स हो रखा है तो मोस्ट कॉमन कौन सा इंफेक्शन हो सकता है? टीबी। लेकिन इंडिया से बाहर किसी को HIV हो रखा है तो उसको मोस्ट कॉमन टीबी नहीं आएगा, मोस्ट कॉमन न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी आएगा। अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका देकर, इम्यूनिटी कम देख के इंफेक्शन होगा। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, और मौका का मतलब क्या है? इम्यूनिटी डाउन। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम देखकर जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये किस में होता है? सिर्फ इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में ही होता है। और वो मोस्ट कॉमन इम्यून कौन सा है? एड्स है, सबको ही पता है। तो इंडिया में एड्स वाले को टीबी होती है, बाहर वाले एड्स वाले को टीबी नहीं होती, उसको कुछ और ही होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। हो गया? आया समझ में ये बात? एलिमिनेशन लेवल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, WHO ने स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी। 1 मिलियन में, 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर एक से कम केस आना। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलोर। देखो 4 इंस्टीट्यूट के नाम लिखवा रहा हूं जो पहले लिखवा भी चुका हूं। इन चारों में से आपको जो याद रखना है वो एक ही याद रखना है,
टीबी का इंडिया लेवल पे इंस्टीट्यूट कहाँ है? जैसे न्यूट्रिशन का हैदराबाद में है, नीरी का नागपुर में है, आईएनसी दिल्ली में है, वैसे ट्यूबरक्लोसिस का इंडिया का हेड इंस्टीट्यूट कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटका। रिसर्च कहाँ होती है? चेन्नई में, न्यू दिल्ली के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन, लेकिन स्पेशली टीबी का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बेंगलोर में। कहाँ पर है? हो गया? हो गया डन। नेक्स्ट वन, अब लिखो, देखो बहुत काम की चीज। एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन असेस बाय ट्यूबरकुलिन कन्वर्जेशन इंडेक्स, ARI। एक साल में टीबी के नए कितने केस आ रहे हैं इसका पता लगाने के लिए एक पर्टिकुलर एक कन्वर्जेशन इंडेक्स यूज की जाती है, जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलिन कन्वर्जेशन इंडेक्स। एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टीबी की वजह से कितने? झील नील्सन स्टैंडिंग करते हैं, झील नील्सन स्टैंडिंग के अंदर स्प्यूटम से की जाती है, इसके अंदर 25% सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। टीबी का बैक्टीरिया रोड शेप का होता है और इसके अंदर मायोक्लोनिक एसिड की वजह से बेडेड अपीयरेंस होता है। ये याद रखना कि कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट होता है, टीबी और लेप्रोसी। टीबी का बैक्टीरिया का शेप कैसा है? रोड शेप बेसिलाई है। रोड शेप अपीयरेंस कैसा होता है? बीडेड शेप होता है। किसकी वजह से? मायोक्लोनिक एसिड की वजह से। इसके अंदर अगर स्प्यूटम में 1 ml स्प्यूटम में 10,000 से ज्यादा बेसिलाई आएंगे तो ही वो पॉजिटिव माना जाएगा। पॉजिटिव क्राइटेरिया फॉर रोड से बेसिलाई ट्यूबरकुलाई क्या है? 1 ml स्प्यूटम में 10,000 के ज्यादा से रेट से ज्यादा है तो ही हम लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। नहीं तो नहीं। देखो काम की बात क्या है इस पूरे पेज में। एनुअल रिस्क इन्फेक्शन किसके द्वारा असेस किया? देखो 3 सवाल सुनो मेरे, इस पूरी स्लाइड को साइड में करो, 3 सवाल सुनो। सवाल पूछ ले, प्रीवेलेंस किससे मापा जाता है? प्रीवेलेंस असेस्ड बाय, दूसरा एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन असेस्ड बाय, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बाय। तीनों का आंसर बताओ, तीनों का आंसर अलग अलग है। तीनों का आंसर बताओ फटाफट। प्रीवेलेंस किससे चेक करोगे? एनुअल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का पता किससे लगाओगे? कंफर्मेटरी डायग्नोसिस का पता किससे लगाओगे? तीनों अलग अलग है। कंफर्मेटरी तो आपको पता ही होगा, स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी। भाई स्प्यूटम के अंदर अगर ट्यूबरकुलाई आ गया बात खत्म हो गई, हो गया कंफर्म। कंफर्म तो स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी। अब दूसरे बताओ दो। ARI ट्यूबरकुलर कन्वर्जेशन, ये भी पता चल गया। ARI ट्यूबरकुलिन कन्वर्जेशन इंडेक्स TCI। अब प्रीवेलेंस बताओ। प्रीवेलेंस याद ही नहीं है, मैंने इतनी बार बोला है।
वेरी गुड नाज, बहुत बढ़िया। मॉन्टेक्स टेस्ट कितनी बार बताया आपको? अरे स्क्रीनिंग किससे करते हैं? टीबी की कम्युनिटी में स्क्रीनिंग, जिसको प्रीवेलेंस बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता करना है इसमें कौन कौन डाउट वाले हैं, तो कैसे करोगे? सबसे पहले मॉन्टेक्स करके देखेंगे, जिसका मॉन्टेक्स पॉजिटिव आएगा तो ही स्प्यूटम करेंगे। तो पता चल गया ना, डाउटफुल, स्क्रीनिंग, प्रीवेलेंस एक ही बात है। टोटल केस का पता लगाओ, मॉन्टेक्स टेस्ट, जिसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं। प्रीवेलेंस, दैट्स कॉल्ड मॉन्टेक्स टेस्ट। मैंने अच्छे से बताया स्क्रीनिंग क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, नहीं याद है आपको? मॉन्टेक्स टेस्ट को डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम होता है वॉन प्रिकट, नाम का एक पर्सन था, उसने किया था। ये तो याद हो गया। अब देखो नेक्स्ट, झील नीलसन स्प्यूटम के ऊपर किया जाता है। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और आपको पता है कि टीबी का बैक्टीरिया एसिड फास्ट होता है, रोड शेप होता है, बेडेड अपीयरेंस होता है मायोक्लोनिक एसिड की वजह से। अगर 15 से 30 ml स्प्यूटम लेने होता है वैसे तो, लेकिन 1 ml में, कितना ml में? 1 ml में 10,000 से ज्यादा बेसिलाई आ जाए तो पॉजिटिव है। अर्ली मॉर्निंग का स्प्यूटम लेना होता है, 15 से 30 ml लेना होता है। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का स्प्यूटम लेना होता है, 15 से 30 ml लेना होता है ज्ञानियों। हाँ, जैसे कुछ लोग बोले 3% नॉर्मल सेलाइन से नहीं, क्यों करवाते हैं बताओ? 3% नॉर्मल सेलाइन होता है, वो हाइपरटोनिक सेलाइन है। जब आप किसी को हाइपरटोनिक से करवाते हो तो पावर होता है उसमें वापस खींचने की, स्प्यूटम ज्यादा बन जाता है, स्प्यूटम ज्यादा बनता है। जब आप हाइपरटोनिक सेलाइन दोगे तो फ्लूइड को अपनी ओर खींचेगा ना, तो जो रेस्पिरेटरी ट्री में जो भी फ्लूइड है वो कंजेशन होगा, वो बाहर आ जाएगा फटाफट। सीक्रेशन को बाहर निकालने के लिए 3% सेलाइन दिया जाता है। हो गया क्लियर? अब आता है बहुत ही काम का बात। अब बहुत ही काम की बात, जिसका नाम है, 4 टर्मिनोलॉजी देखो। एक है रेसिस्टेंट फर्स्ट, रेसिस्टेंट टू, फिर एमडीआर टीबी, फिर एक्सडीआर टीबी। देखो मैं 10 टर्मिनोलॉजी लिखवाऊंगा, फिर साइड इफेक्ट ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, आराम से सोचना। देखो एक बात सुन लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। पहले आप सोचोगे कि रेसिस्टेंट क्या होता है, फिर बोलोगे कि सेकेंडरी रेसिस्टेंट क्या होता है, फिर सोचोगे कि एक होती है टीबी, एक होती है एमडीआर टीबी, एक होती है एक्सडीआर टीबी। इसके बारे में समझेंगे। टीबी क्या होती है वो आपको पता है, एमडीआर क्या होती है, एक्सटेंसिव टीबी क्या होती है, ये फिर आप पढ़ोगे। नया केस किसको बोलते हैं, रिलैप्स केस किसको बोलते हैं, फेलियर किसको बोलते हैं, डिफॉल्टर किसको बोलते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट, फिर हम पढ़ेंगे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में क्या क्या देते। देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बन गए? 1 2 3 4, और क्या बन गया? 5 6 7 8, 8 लाइनें और 8 ही काम के सवाल है। अच्छे से पढ़ना। मुझे कंफर्म पता है आपने पहले ऐसे नहीं पढ़ा है, मुझे कंफर्म पता है कि आपने पहले ऐसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि पता है नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, मैं क्या करूं। आराम से घर पे बैठे थे, कैसे पढ़ा आपने? तो अब इधर ध्यान दो।
क्या लिखा है आप पढ़ो। प्राइमरी रेसिस्टेंट, सेकेंडरी रेसिस्टेंट क्या है ये दो मैं बाद में समझाता हूं, पहले इसको। व्हेन ए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शन फ्रॉम ए पर्सन विद रेसिस्टेंट बेसिलाई ऑफ टीबी। दूसरा रेसिस्टेंट डेवलपिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। एक होता है रेसिस्टेंट। अब रेसिस्टेंट दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। रेसिस्टेंट का मतलब बीमारी में ड्रग काम नहीं करना, रेसिस्टेंट कहलाता है। कोई भी डिजीज में हाँ इधर ध्यान दो प्लीज, है ना, मैं आपकी बात भी सुन रहा हूं, आपके कमेंट भी देख रहा हूं और मैं पढ़ा भी रहा हूं, दोनों काम कर रहा हूं ना। रेसिस्टेंट का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ना, अंदर वाले जो बैक्टीरिया है ड्रग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम रेसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी, चाहे फंगल है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, वायरस, कुछ भी है, वो पर्टिकुलर ड्रग जो उसमें काम करती है वो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कुछ न कुछ हो जाता है, और इसलिए उसको बोलते हैं रेसिस्टेंट। अब ये रेसिस्टेंट दो प्रकार का होता है, या तो किसी और पर्सन की वजह से उसने ले लिया, या खुद के ट्रीटमेंट में कभी आधा लिया, कभी पूरा लिया, कभी छोड़ दिया, कभी आधा कभी पूरा, के थोड़ा किया और ज्यादा छोड़ दिया, कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, कि इस, सुनो पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनना, एक अच्छा शेर है याद आ गया, कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, हमने औरों के नाम किसी और को छोड़ दिया, इश्क में कितनी पागल होती है लड़कियां, फोन बजा तो चूल्हा जलता छोड़ दिया। एक बार क्या हुआ, एक लड़की खाना बना रही थी, हालांकि लड़के भी बना सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि लड़की ही बनाएगी खाना, लेकिन ऐसे लिखा गया शेर है कि लड़की ऐसे खाना बना रही थी, उसका फोन चार्ज पे लगा हुआ था, तो अचानक से फोन की रिंग सुनाई दी, तो उसने सोचा कि मेरे बाबू का फोन आया होगा। उसने फोन उठाने के लिए दौड़ी, तो पीछे उसने गैस चूल्हे को बंद नहीं किया, तो रोटी जल गई, तो उसके ऊपर किसी ने शेर लिख दिया कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, तूने और किसी के लिए रास्ता छोड़ दिया, इश्क में कितनी पागल होती है लड़कियां, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। सही बात है कि नहीं, ऐसा होता है, जब आपका फोन बजना शुरू हो जाए आप सबको भूल जाते हो। ऐसा कोई पर्सन है जिसको अपने फोन से प्यार नहीं है? कौन है बताना, बताना, ऐसा कौन है जिसको अपने फोन से नहीं है, बताओ, कोई है? कोई है? बताओ, कोई है? हाँ, बाबू को फोन आया तो उठाना तो पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा? क्यों नहीं उठाना पड़ेगा? बबीता के बाबू का फोन आ गया, देखो बबीता बोली मेरे साथ ऐसा ही होता है। हाँ, इधर आओ अब। तो पर्सन, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ए को टीबी हुआ, इसको बैक्टीरिया कोई मान लो टीबी हुआ, इसको रेसिस्टेंट हुआ, इसकी वजह से ये बैक्टीरिया इसकी बॉडी में चला गया, तो हो सकता है इसको भी इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन इसमें वो रेसिस्टेंट हो जाएगा, इस बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, तो हो गया ना, किसी पर्सन की वजह से। अब इसमें किसी एक कोई पर्सन है जिसको टीबी हो रखा है, उसने कभी ट्रीटमेंट लिया, कभी नहीं लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कैसे किया, उसकी वजह से रेसिस्टेंट हो गया, दैट्स कॉल्ड एक्वायर्ड। हो गया क्लियर, ये इनिशियल, ये एक्वायर्ड। हाँ सही बात है, हाँ हो गया। अब आओ इधर, तो ये दोनों समझ आ गए बात, ये किसी और की वजह से, ये खुद की वजह से, हो गया क्लियर। अब आओ सेकंड, थर्ड बात, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। टीबी में कितनी ड्रग दी जाती है? खूब सारी। टीबी में दो टाइप की ड्रग दी जाती है, इधर आओ सुनना, मैं एक बात बता रहा हूं, एक है एमडीआर टीबी, एक है एक्सडीआर टीबी। अब सुनो मैं समझा रहा हूं क्या है। एक मरीज न्यू केस है,
न्यू केस का मतलब जिंदगी में फर्स्ट टाइम टीबी हुआ जिसको, उसको आप रिफाम्पिसिन दे रहे हो, पायराजिनामाइड दे रहे हो, एथाम्ब्यूटोल दे रहे हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हो, आइसोनियाजाइड दे रहे हो, आपने ये पांचों ही ड्रग दी। अब मोस्ट कॉमन रेसिस्टेंट कौन सी ड्रग का होता है? दो ड्रग का, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड। तो आर और आई का हो गया। अरे मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, बाबू ने थाना थाया, आप नहीं पूछोगे तो कोई और खिला देगा खाना। पढ़ाई कर लो, वरना आपका बाबू कहीं और ही खाना खाएगा। फिर मैं पहले बता रहा हूं, पढ़ाई कर लो तो कुछ कमा के खिलाओगे, कुछ कमा के ले जाओगे तो अपने बाबू को खाना खिलाओगे, वरना क्या खिलाओगे? बाबू आपके हाथ का खाना खाएगा ही नहीं। आपके हाथ में अकाउंट में पैसे नहीं होंगे ना, तो आप कैसे ही केयर करोगे? सूखे हाथों से, भूखे पेट से, बिना जेब से केयर नहीं होती। सूखे हाथों से, खाली पॉकेट से, खाली जेब से और बिना पैसों से केयर नहीं होती बाबा। उसके लिए आपको सब कुछ चाहिए, मन सच्चा चाहिए, दिल सच्चा चाहिए, दिमाग सही चाहिए, और आप में एफिशिएंसी भी चाहिए। सिर्फ बोलने से केयर होती तो इस दुनिया का कोई भी शख्स केयर कर सकता था? नहीं होता ना। उसके लिए आपको चाहिए, आपके पास कुछ तो पुदीना होना चाहिए, और वो पुदीना क्या है? यू हैव ए कैपेबल फॉर समथिंग समथिंग। आपके पास वो चीज होनी चाहिए उनकी नजर में जो दूसरों के पास नहीं है। अगर देखो, जो चीज आपके पास नहीं है दूसरों के पास है, आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, तो कौन बोलेगा आप केयर करो? कोई नहीं बोलेगा। अगर आपके पास कुछ है तो ही बोला जाएगा, नहीं तो भूल जाओ। नहीं तो कुछ नहीं है। रवीना टंडन, कुछ काम की बात नहीं है, मैं सही बता रहा हूं, इसीलिए पढ़ लो। अगर आपके पास कुछ होगा तो ही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस दुनिया में दो शख्स हमेशा परेशान रहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता है, और दूसरा जिसके पास बहुत कुछ होने पर भी उसको कुछ नहीं होने का एहसास होता है। मैं सही बता रहा हूं। अपनी लाइफ में इस कदर अपने को काबिल बना लो कि आपके पास बहुत सारी प्राइमरी इसेंशियल चीजें रहे, जिससे कि लोगों को लगे कि ये बंदा सही है, इस बंदे के साथ रहने में फायदा है, बेनिफिट है, अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। वरना देख लो, फिर आप अपने हिसाब से सोच लो क्या करना चाहिए। आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है जैसा मैंने बता दिया आपको। अब फर्स्ट न्यू केस, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब मोस्ट कॉमन रेसिस्टेंट किससे होता है, ये सवाल आएगा। आप बोलोगे रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड होगा। तो एमडीआर टीबी किसको बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं। एमडीआर टीबी किसको बोलते हैं? इसी को। ऐसी टीबी, ऐसी टीबी, ऐसी टीबी, ऐसी टीबी, ऐसी टीबी, ऐसी टीबी जिसमें रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड काम नहीं करता है, उसको बोलते हैं मल्टी का मतलब दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। तो ये क्या है? दो ड्रग हो गई। ऐसी टीबी जिसमें दो फर्स्ट लाइन ड्रग काम करना बंद कर दे, उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी दो ड्रग? रिफाम्पी, ये सवाल आएगा। मोस्ट कॉमन रेसिस्टेंट ड्रग इन टीबी, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एमडीआर टीबी। अब एक्सडीआर क्या है? इससे भी ज्यादा, दो तो है ही, हाँ भाई दो तो है, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, सुनो, दो से ज्यादा ड्रग अगर रेसिस्टेंट हो जाए उसको बोलते हैं एक्सडीआर टीबी। आया समझ में? आया समझ में? एमडीआर की डेफिनेशन रेसिस्टेंट टू आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन। बाकी दो हो या नहीं हो, दो का जरूर होगा। एक्सटेंसिव
रेसिस्टेंट टू रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड एंड और कुछ। सेकंड लाइन मैं अभी पढ़ाऊंगा क्लोरोलोन जिसके पीछे फ्लोक्सासिन लगता है, और कोई इंजेक्टेबल सेकंड लाइन भी, कानामाइसिन, कैप्रामाइसिन या अमिकासिन। एमडीआर टीबी एक्सडीआर का मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड इंजेक्टेबल, तीनों से कोई न कोई रेसिस्टेंट हो जाए, सब कुछ तो हो गया। एमडीआर में ओनली फर्स्ट लाइन, एक्सडीआर के अंदर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड इंजेक्टेबल ऑल्सो। कितना इंपॉर्टेंट का आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा ऐसे। एक्सडीआर का मतलब क्या है एक्चुअली सुन लो, फर्स्ट लाइनर, सेकंड लाइनर का क्यूनोलॉन की कोई एक ड्रग, और उसके अलावा भी सेकंड लाइन का कोई न कोई इंजेक्टेबल, तीन चीजों से हो सकती है, सब कुछ हो गया। इसमें पेशेंट के बचने के चांसेस कम रहते हैं बहुत। 24 महीना ट्रीटमेंट देना पड़ता, नए केस को 6 महीने, इसको 12 से 18 महीने, इसको 24 महीने, देख लो। अब मैं बताऊंगा आपको टीबी की ड्रग बीच में छोड़ने के नुकसान बताऊंगा अभी, आप नेक्स्ट स्लाइड में, आपके कान फटे के फटे रह जाएंगे। इसीलिए टीबी के मरीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करना, गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। गवर्नमेंट खुद बोल रही है टीबी हो जाए तो एक साथ 5 ड्रग दीजिए, एक एक मत दीजिए, वरना पेशेंट जिंदगी भर भुगतेगा, जिंदगी भर उसको क्रोनिक इंफेक्शन रहेगा, कभी तैयार नहीं होगा। गवर्नमेंट खुद बोलता है, सरकार बोलती है, बड़े बड़े टीबी के पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन डिजीज के रिसर्चर बोलते हैं कि टीबी किसी को होने पर एक ड्रग मत दीजिए, मल्टी ड्रग दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई तो काम करेगी करेगी। और बीच में छोड़ दिया उसका नुकसान देख लो, ये हो गया मल्टी ड्रग। ये क्यों हुआ? बीच में छोड़ने की वजह से हुआ। ये क्यों हुआ? कभी लिया कभी छोड़ दिया। इस 6 महीने का कोर्स यहाँ 18 महीने में या 24 महीने में फिर भी पेशेंट तैयार नहीं होगा, उससे पहले कुछ न कुछ हो जाएगा। और गांव में यही होता है। रेखा दैया बोल रही सर ये समझ नहीं आया, ये बिल्कुल पागल लड़की लग रही मुझे। वीडियो वापस भी देख सकती है लेकिन पूछेगी समझ नहीं आया। सुनो, इतनी ड्रग देते हैं अपन, मैं बताऊंगा सबका साइड इफेक्ट। 5 ड्रग फर्स्ट लाइनर देते हैं, ये न्यू केस को देते हैं। इनमें से मोस्ट कॉमन रेसिस्टेंट किसका होता है? रिफाम्पिसिन का, आइसोनियाजाइड का, ये मोस्ट कॉमन रेसिस्टेंट हो जाती है। अब ये रेसिस्टेंट हो जाए तो हम टीबी की डेफिनेशन बदल देंगे, फिर उसको बोल देंगे एमडीआर टीबी, कि ऐसी टीबी जिसमें ये 2 ड्रग काम नहीं कर रही है, बाकी वाली काम कर रही है, उसको बोल दे एमडीआर टीबी। फिर इससे भी आगे बढ़ो, खतरनाक टीबी जिसको बोलते हैं एक्सडीआर टीबी, एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। अब का मतलब क्या है? अरे मैं सब बताऊंगा, रुक जाओ ना, अभी तो इलाज किया है, सब स्टार्ट किया है। एक्सडीआर टीबी, रिफाम्पिसिन आइसोनियाजाइड प्लस कोई एक क्यूनोलॉन जो अभी पढ़ाऊंगा सेकंड लाइनर में आता है, प्लस सेकंड लाइनर इंजेक्टेबल, कौन? कैप्रामाइसिन, कानामाइसिन, अमिकासिन, तीनों में से कोई एक। ऐसा करते इतना रेसिस्टेंट हो गया, अब तो पेशेंट बेचारा मरेगा ही ना, हालत खराब हो जाएगी। इसमें 2 ड्रग, इसमें बहुत सारी ड्रग, हो गया। अब मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूं, है ना, 2 मिनट तसल्ली रखो, सब बता रहा हूं। ये समझ में आ गया? अब मेरे क्लास का मकसद एक ही है, सबको समझ में आना जरूरी है। अब लिखो सम इंपोर्टेंट वर्किंग डेफिनेशन इन, पहला है न्यू केस, एक है रिलैप्स, एक है फेलियर और एक है डिफॉल्टर। अब सुनो प्लीज सुनो, ये आप जो सबका सवाल का आंसर मिल रहा है, सभी अब पूछ रहे थे ना, सभी पूछ रहे थे ना सर, कोई पर्सन तैयार हो गया 4 महीने बाद, तो 2 महीने बाद तैयार हो गया तो क्या करोगे, तो क्या उसको ट्रीटमेंट लेना है क्या, कुछ लेना है क्या, ऐसे पूछ रहे थे ना। नहीं, अब सुनो, अब सबका आंसर मिलेगा। 4 वर्ड है, एक है न्यू केस,
एक है रिलैप्स, एक है फेलियर, एक है डिफॉल्टर। पहले पढ़ लो फिर समझाते हैं। जिसको जिंदगी में पहली बार टीबी हुआ है या पहले कभी ट्रीटमेंट नहीं लिया, इसको कुछ याद करने की जरूरत है? न्यू केस, बात खत्म, बात खत्म, न्यू केस बात खत्म। तो चलो भाई न्यू केस ओके। रिलैप्स, टीबी है, ड्रग लिया, क्या डेफिनेशन? पर्सन डिक्लेयर्ड क्योर्ड रिटर्न बैक टू पॉजिटिव। टीबी है, ड्रग लिया, नेगेटिव हो गया, ड्रग बंद किया, वापस पॉजिटिव हो गया। रिलैप्स, वापस आ गया, रिलैप्स वापस आ गया, इसका मतलब पहले चला गया, इसका मतलब पहले चला गया। देखो सुनो मेरी बात, वापस आ गया इंपॉर्टेंट नहीं है, बीच में नेगेटिव हो गया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं होगा, एक ऐसा है जिसमें नेगेटिव नहीं होगा। व्हाट इज रिलैप्स? यस, वापस गया, वापस आ गया। रिलैप्स का मतलब है टीबी था, ड्रग लिया, नेगेटिव हुआ, वापस आ गया। पर्सन डिक्लेयर क्योर्ड, पर्सन को क्योर घोषित कर दिया लेकिन वापस पॉजिटिव हो गया, उसको बोल देंगे रिलैप्स। फेलियर क्या है? फेलियर सुनो, फेलियर कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं बेवकूफ। देखो, पर्सन ऑन ट्रीटमेंट विद साइंस फॉर आफ्टर 5 मंथ, नॉर्मली 2 महीने बाद पर्सन नेगेटिव हो जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट पूरा लेना है। 5 महीने हो गए अभी भी पॉजिटिव है पहले दिन से लेके, इसका मतलब ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, फेलियर है वो फेलियर फेलियर फेलियर। तो रिलैप्स और फेलियर में डिफरेंस बताओ। अरे रिलैप्स और फेलियर में डिफरेंस बताओ। व्हाट इज रिलैप्स? जाके आना रिलैप्स, पड़ा रहना फेलियर। रिलैप्स का मतलब है पेशेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वापस पॉजिटिव। फेलियर का मींस पॉजिटिव 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 कंटिन्यू 5 मंथ आफ्टर इवन टेकिंग ड्रग्स। समझ में आया? मैंने क्या बोला? फेलियर का मतलब 5 महीने ट्रीटमेंट ले लिया फिर कभी नहीं होता। आपको मान लो मेरे को टीबी है और 5 महीने ट्रीटमेंट ले लूं, कभी पॉजिटिव नहीं रहूंगा, 2 महीने बाद नेगेटिव हो जाता पेशेंट, तो ये हो गया फेलियर। अब आता है डिफॉल्टर। डिफॉल्टर क्या होता है? आपने बैंक से लोन लिया, मान लो बैंक से 10 लाख रुपीज का लोन लिया, 1 महीने तक ईएमआई भरी, फिर बीच में छोड़ दी। वही, a person at any time after registration has not taken anti-TB drug for 2 months। कोई भी पर्सन अपने ट्रीटमेंट में से 2 महीने टीबी की ड्रग छोड़ देता है, चाहे साइड इफेक्ट की वजह से छोड़ो, आपने 2 महीने ईएमआई नहीं भरी, चाहे आपके पास पैसे नहीं थे, चाहे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, चाहे किसी और को देने थे, कुछ भी रीजन बैंक नहीं जानता, बैंक नहीं जानता। बैंक सिर्फ इतना जानता है कि आपने 2 महीने भरे नहीं है, इसका मतलब 2 महीने आपने टीबी की ड्रग नहीं ली। अगर छोड़ दी तो क्या बोलोगे? डिफॉल्टर बोलोगे। बैंक भी लोन न भरने वालों को डिफॉल्टर बोलता है। कम से कम 2 महीने तक आपने ईएमआई नहीं भरी, डिफॉल्टर। क्या बोलूं? कंटिन्यू पॉजिटिव फेलियर, रिलैप्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, न्यू केस बात खत्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ेंगे ट्रीटमेंट।
आया समझ में? सबको समझ में आ गया? अब लिखो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देते, ये पहला सवाल, डॉट्स का लोगो क्या है? देखो ये डॉट्स का लोगो है, किसका है लोगो? ये डॉट्स का। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है ये मत लिखना, जो मैं लिखवाऊं वही लिखना। DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। लिखो डायरेक्ट, सीधा देते हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके देते हैं, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। शॉर्ट कोर्स का मतलब ऐसा नहीं कि 5-10 साल देते हैं। अब एक सवाल पूछूं आपको, ये तो आपने लिख दिया, किसके द्वारा दिया जाता है? गिवन बाय पेरिफेरल हेल्थ वर्कर। कौन होता है? आशा, ANM, ऐसे पेरिफेरल हेल्थ वर्कर जो सब सेंटर वाले, उसके द्वारा ज्यादा सुपरवाइज किया जाता है। अब मेरे को एक सवाल बताओ, ये लिख लो पहले, पहले ये लिख लो, फिर नेक्स्ट सवाल लिखो। डॉट्स इज ए कंटिन्यू ट्रीटमेंट है, कंटिन्यू रेजिमेंट ट्रीटमेंट है, या इंटरमिटेंट? आप दोनों में कोई एक है, दोनों मत लिखना। कंटिन्यू है या इंटरमिटेंट, दोनों में से कोई एक है, बताओ। पेरिफेरल हेल्थ वर्कर का मतलब ANM हो सकता है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हो सकता है, पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, वही लोग उसको एक्ट करते हैं। डॉट्स क्या है बताओ? कंटिन्यूस रेजिमन है या इंटरमिटेंट रेजिमन है? आप में से कौन बताएगा? रेजिमन का मतलब होता है उसमें जो ड्रग होती है वो कंटिन्यू चलती है, या कोई कोई ड्रग बीच में बंद होती है, ऊपर नीचे होती रहती है? गई भैंस पानी में। इतना इजी होता तो मैं पूछता ही नहीं। मुझे पता आप सभी लोग कंटिन्यूस बोलोगे, मुझे पता है आप सभी लोग कंटिन्यूस बोलोगे, मुझे पता था सारे के सारे लोग कंटिन्यूस बोलेंगे। डॉट्स इज ए इंटरमिटेंट रेजिमेंट ट्रीटमेंट। कैसे बताओ? अब ये समझ में आएगा 10 मिनट बाद। इंटरमिटेंट है, कंटिन्यूस नहीं। अभी 10 मिनट बाद समझ में आ जाएगा, अपने आप ही मेरे बिना बताए आ जाएगा। मेरे बिना बताए ही आ जाएगा। कंटिन्यूस का मतलब होता है एक बार जो ड्रग स्टार्ट कर दी, जब तक ट्रीटमेंट खत्म होगा तब तक सेम चलेगी, कभी एक दिन भी बंद नहीं होगी। ऐसा होता है क्या? उसको बोलते हैं कंटिन्यूस रेजिमन। इंटरमिटेंट का मतलब पहले रिफाम्पिसिन चलेगी, आइसोनेजेड चलेगी, कभी इथाम्ब्यूटोल बीच में बंद हो जाती है, पायराजिनामाइड बीच में बंद हो जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन कभी चलती है कभी बंद हो जाती है। तो जो टीबी में जो ड्रग होती है वो सारी की सारी ड्रग सारे टाइम नहीं चलती है, कोई ना कोई ड्रग बीच में बंद होती है। ऐसी कौन सी ड्रग है जो स्टार्ट से लेके एंड तक बंद नहीं होती? कोई ड्रग का नाम बताओ। यह आपके लिए होमवर्क है, ये लिख लिया। अब देखो ये ड्रग, पहले देखो ड्रग का नाम। आप सिर्फ यहां लिखना कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझना है ये मैं क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट लाइन ड्रग, पहले ऊपर हेडिंग लगा दो,
फर्स्ट लाइन ड्रग, आप कुछ मत लिखना इनमें से, आप सिर्फ हेडिंग लगाओ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, ATT, जिसको AKT भी बोलते हैं, कई बार AKT भी बोलते हैं, ATTT भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं ना। अब आप ये मत लिखना कुछ भी, आप लिखो फर्स्ट लाइनर एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, लिख दिया। अब 5 ड्रग है फर्स्ट लाइनर की, कितनी है, 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट लाइनर में भी आती है और कभी कभी सेकंड लाइनर भी आती है, कैसे अभी मैं समझाऊंगा। इनमें से कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये हेडिंग लिखनी है, लिख दी, आपने लिख लिया, वेरी गुड। अब आओ वापस मेरे पॉइंट पे, जल्दी आ जाओ। आप सुनो, फर्स्ट लाइनर मैं अच्छे से बता देता हूं। फर्स्ट लाइनर में 5 ड्रग आती है। नंबर 1 रिफाम्पिसिन, सुनना मेरी बात को समझना है ना। दूसरा आइसोनियाजाइड, तीसरा इथाम ब्यूटॉल, चौथा पायराजिनामाइड, पांचवा स्ट्रेप्टो। 5 ड्रग, कितनी, 5। अब सुनो, इधर आओ, सवाल आ जाए कि इनमें से सेकंड लाइनर कौन सी है, तब क्या करोगे। क्वेश्चन आ जाए इन 5 में से सेकंड लाइनर कौन सी है, तो कौन सी करोगे, तो आपको यह करना है, करना पड़ेगा ना। ऑप्शन आ जाए ABCDE, तो आप क्या करोगे, ई सेकंड लाइनर है। लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाए, 6 नंबर पे कोई नाम दे दे कुछ भी और इसके अलावा, क्या बताओ इनमें से कौन सी फर्स्ट लाइनर नहीं है, फिर तो वो आ जाएगा ये फर्स्ट लाइन काउंट। ये मतलब बॉर्डर पे है, ये फर्स्ट लाइन में भी है और सेकंड लाइनर में भी है। ऐसे समझ में रहेगा, याद रहेगा ना मैं क्या बोला, मैंने क्वेश्चन समझ में आया आपको, मैंने जो बात बोली वो समझ में आई क्या, जो मैंने बात बोली वो बात समझ में आई आपके, अगर आ गई है तो फिर अच्छा है, नहीं आई तो फिर भी देख लो, मेरे को लगता आ गई होगी। हाँ वैसे अब मैं 5 का निकालता हूं निचोड़। 5 ड्रग होती है, अपन पहले फर्स्ट लाइन पढ़े, चलो भाई नंबर 1 लगाओ रिफाम्पिसिन। एक एक ड्रग के 4 पॉइंट लिखने हैं और चारों ही गोल्डन पॉइंट है। एक ड्रग के सिर्फ 4 या 3 पॉइंट लिखेंगे, एक ही ड्रग के 3 या 4 पॉइंट लिखेंगे इतने। चलो स्टार्ट करते हैं। रिफाम्पिसिन ये बैक्टीरियोसिडल है, CIDL। बैक्टीरियोसिडल का मतलब क्या होता है, ये बैक्टीरियोसिडल ड्रग है। बैक्टीरियोसिडल का मतलब क्या होता है, वो ड्रग जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, मारती है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलाई, दैट्स कॉल्ड बैक्टीरियोसिडल। दूसरा ये हिपेटोटॉक्सिक है, टॉक्सिक। हिपेटोटॉक्सिक का मतलब लीवर को खराब करती है, SS। क्या करोगे, LFT, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और लीवर के जो भी फंक्शन है उसको असेस करोगे। तीसरा फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, कोल्ड कॉमन जैसा लगता है, इसका साइड इफेक्ट है।
नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबको ही पता है, जो सबसे लास्ट लिखाता हूं, ऑरेंज कलर सीक्रेशन। बॉडी में सबसे ज्यादा सीक्रेशन कौन सा होता है? यूरिन। तो यूरिन लिख दो सीधा ही, ऑरेंज कलर सीक्रेशन। सीक्रेशन का मतलब यूरिन हुआ, टीयर हुआ, सलाइवा हुआ, सीमन हुआ, ये हो गया आपका ऑरेंज कलर, दैट्स कॉल्ड रेड ऑरेंज सीक्रेशन। और ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड का मतलब नॉर्मल आएंगे ही आएंगे, इस ड्रग की प्रॉपर्टी है, नॉर्मल फाइंडिंग है। ये नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं। आप रिफाम्पिसिन से क्या याद करोगे? ये चीजें याद करोगे। रिफाम्पिसिन में याद हो गया, बैक्टीरियोसिडल, हेपेटोटॉक्सिक, फ्लू लाइक, ऑरेंज कलर सीक्रेशन, एक्सपेक्टेड, नॉर्मल फाइंडिंग। रिफाम्पिसिन ओके? रिफाम्पिसिन ओके? नेक्स्ट लिखवाऊं? सबने लिख लिया? इससे अलावा कुछ नहीं लिखना है। इसके अलावा मैं 12 पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, हो गया क्या सबका? नेक्स्ट लिखो, आइसोनियाजाइड। हाँ, रिफाम्पिसिन में एक बात और लिख लो, अकॉर्डिंग टू WHO डोज ओरली फॉर 50 mg OD। किस में लिखोगे? रिफाम्पिसिन में, अकॉर्डिंग टू WHO। कोई कोई को 600 भी देते हैं, लेकिन WHO बोलता है 450 mg देना है। और सारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एम्प्टी स्टोमक देती है, साथ में कोई भी एंटा एसिड, कोई PPI कुछ भी नहीं देना है। ये बात का भी ध्यान रखें, इस बात का भी ध्यान रखना है। 450 mg ओरली एम्प्टी स्टोमक लिख देना। अर्ली मॉर्निंग, और वो भी अर्ली मॉर्निंग। अब लिखो सेकंड नंबर, थ्री 300 mg OD एम्प्टी स्टोमक बिफोर ब्रेकफास्ट। BBF का मतलब क्या होता है? बिफोर ब्रेकफास्ट। अब इसका भी लिखो 4 लाइनें, बहुत ही काम की है। बैक्टीरियोसिडल ड्रग, बैक्टीरिया को मारने वाली ड्रग। मैं सवाल पूछूंगा, अरे इसकी क्या PPT बताऊं, इसका तो बता रहा हूं ना आपको। दूसरा INS, देखो, इंजरी टू नर्व एंड हिपेटिक, इसका मतलब न्यूरोपैथी साइड इफेक्ट। न्यूरोपैथी इसका एडवर्स इफेक्ट है, मतलब पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये ड्रग क्या करती है? पेरिफेरल न्यूराइटिस। क्या करती है सर? पेरिफेरल नर्व को खराब करती है। बताओ क्या साइन आएगा? नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन। एंटीडोट क्या है? विटामिन B6, नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। न्यूरोपैथी करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं जिसको। न्यूराइटिस करती है, सीधा बोल दो पेरिफेरल न्यूराइटिस। इंजरी टू नर्व एंड H का मतलब है हिपेटिक। क्या मतलब है? हिपेटिक। ये लिख लिया, 2 पॉइंट लिख लिए, बैक्टीरियोसिडल, न्यूरोपैथी, नंबनेस, टिंगलिंग, एंटीडोट विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन। ऐसा विटामिन जिसकी कमी से भी
पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जिसकी टॉक्सिटी से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, उस विटामिन का नाम है पायरिडॉक्सिन। याद रखना ये सवाल कि कौन से विटामिन की टॉक्सिटी से भी पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है, उसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। ये लिख लिया। अब लिखो नेक्स्ट। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हिपेटोटॉक्सिक। क्या बोलूं? एलएफटी बिगड़ जाता है, एलएफटी असेसमेंट जरूरी है। एलएफटी में क्या आता है? एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलीरुबिन, ये सब। और सुनो, बहुत काम की बात, अब और सुनोगे। हिपेटोटॉक्सिक, एलएफटी असेसमेंट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रेसिस्टेंट पायरिडॉक्सिन के साथ में, अब इसको देते हैं एंटीडोट में। और इसमें क्या ध्यान रखना है जिसकी इंजरी हो सकती है? प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। हाँ, स्किन बर्न हो जाती है। हाँ, अब सुनो नंबर 4, 2 ही हुई ना अभी तक, 3 नंबर लिखो। पायरे जिनामाइड, कौन सी ड्रग? लिखो इसका साइड इफेक्ट। पहले साइड इफेक्ट मत लिखो, पहले सीधा लिखो हिपेटोटॉक्सिक। इसका मतलब ये भी हिपेटोटॉक्सिक, ये भी लीवर खराब करती है। इसका साइड इफेक्ट लिखो, एक ही लिखना है, हाइपर यूरिसीमिया। यूरिक एसिड का सीक्रेशन को क्या करती है? बढ़ाती है। यूरिक एसिड के सीक्रेशन को बढ़ाती है। किस में बढ़ता है? गाउट में बढ़ता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में बढ़ता है, टिश्यू को ये तोड़ती है, उससे यूरिक एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाता है। ये भी हिपेटोटॉक्सिक है। ये भी बैक्टीरियोसिडल है, लिखो बैक्टीरियोसिडल। लिखा आपने ये बात? हाँ, विटामिन B6 आइसोनाइजाइड के साथ में ही देते हैं, पहले से ही साथ में देते हैं, ताकि पेशेंट को ऑलरेडी टॉक्सिटी ना हो, उसकी न्यूरोटॉक्सिटी ना हो और न्यूरोपैथी ना हो, सॉरी। इसका क्या याद रखोगे? ये 3 बातें लिख दिया। 3 नंबर ड्रग है ये। अब नंबर 4 ड्रग लिखो, नंबर 4 लिखो फटाफट, फटाफट लिखोगे, टाइम कम है हमारे पास, 6 मिनट बचे हैं इस क्लास में। इथाम्ब्यूटॉल। अब इसके बारे में सोचना, इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्सेट में आएगा। बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है? इनहिबिट मल्टीप्लेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के मल्टीक्रिया की ग्रोथ को रोक देती है, उसी जगह पे मारती नहीं है, उसको बोलेगी तेरी ग्रोथ नहीं होने दूंगी। एक देखो, अब सवाल आ जाएगा, कौन सी फर्स्ट लाइनर ड्रग बैक्टीरियोसिडल नहीं है? सवाल बन गया। कौन सी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है? सवाल बन गया। कौन सी हिपेटोटॉक्सिक नहीं है? टॉक्सिक। बहुत इंपॉर्टेंट बन गया सवाल। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं एक बात सुना रहा हूं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, बताओ किसमें? कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन, बताओ किसमें? जल्दी बताओ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें? जल्दी बताओ ना, किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन? कोई तो बताएगा किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बताओ। कॉन्ट्रा, अरे प्रेगनेंसी में नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन चिल्ड्रन।
बिलो 6 years. वाई? बच्चे को ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है। तो कौन सी ड्रग ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है? इथाम्ब्यूटॉल। कौन सा ब्लाइंडनेस होता है? कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा ब्लाइंडनेस होता है? कलर। कौन से कलर का? अभी थोड़ी देर में पढ़ोगे आप। कौन से कलर नहीं दिख पाता, बच्चे को पता ही नहीं चलता रेड ग्रीन है, येलो ग्रीन है, कोई भी है। दो कलर है जिसका उसको पता नहीं चलता ये कलर कौन से है, उसके बारे में उसकी आंखें खराब। पर्टिकुलर दो कलर है, और कलर है इसलिए कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, प्रेगनेंसी में सब सेफ है, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन सेफ नहीं है। जो मैं 5वीं पढ़ूंगा वो सेफ नहीं, बाकी सब सेफ है। नॉन हिपेटोटॉक्सिक, बच्चे में कॉन्ट्राइंडिकेशन, कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा कलर ब्लाइंडनेस वो अभी आपको बता दूंगा, आपके लिए होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं। कौन सा है आपको पता है, सोच लेना। चिल्ड्रन, 6 साल से कम के बच्चे में कॉन्ट्राइंडिकेशन। बैक्टीरियोस्टेटिक, इथाम्ब्यूटॉल। लिख लिए चारों ही? चारों ही लिख ली। अब एक बात सुनो, अब लिखो अबाउ ऑल फॉर ड्रग्स टू बी गिवन ओरली। हम कैसे देंगे? ओरली, एम्प्टी स्टोमक। अवॉइड यूज पीपीआई, H2 blocker, antacid with these drugs। इन चारों ड्रग को भूखे पेट देते हैं, इन ड्रग के साथ में पेंटॉप नहीं देना, रेंटेक, फेमोटिडिन वो नहीं देने सारे, एंटासिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट नहीं देना है, और इसके साथ में ये ड्रग तीनों अवॉइड करनी है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन को हमपर करेगी। बिकॉज दिस ड्रग डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एटीटी। ये ड्रग है एटीटी के एब्जॉर्प्शन को कम करेगी। समझ में आया? अब 5वीं ड्रग रह गई है। ये 5वीं ड्रग ओरल नहीं दी जाती, इंजेक्टेबल दी जाती है। कैसे दी जाती है? इंजेक्टेबल दी जाती है। कैसे दी जाती है बताओ फटाफट। 1 मिनट बचा है, मैं पढ़ा सकता हूं अभी 1 मिनट। ये समझ आ गया चारों ड्रग को कैसे कैसे देते हैं, कैसे कैसे है। अब 5वीं ड्रग लिखो, 5वीं ड्रग लिखो स्ट्रेप्टोमाइसिन। मिटा दूं? स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल। पहली बात, पहला क्वेश्चन, इंजेक्टेबल। कौन से ग्रुप की है? एमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की ड्रग है। क्या काम करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, ये आपको पता ही है, फार्माकोलॉजी में पढ़ लिया। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। दो पॉइंट हो गए। तीसरा, डैमेज 8th क्रेनियल नर्व, मतलब डेफनेस, हियरिंग लॉस। पूरा कल पढ़ा दूंगा। कौन सा हियरिंग लॉस पढ़ोगे आप? 8वीं क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है। और क्या करती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जैसा वो करती है ना आइसोनियाजाइड, जैसे ये करती है। दोनों ऑप्शन में आ जाए साइड इफेक्ट, ऑप्शन ए ये और बी ये, सी आ जाए ए और बी बोथ, तो आपको दोनों करने हैं, सी, ए और बी बोथ। अब ये कि 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट लिखो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन प्रेगनेंसी। फिनिश। इंजेक्टेबल का मतलब आईएम दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर। 8वीं क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? कहां लिखा मैंने? 8वीं क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, इधर वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को डैमेज करती है। ठीक है, फटाफट लिखो। हो गया?
बाकी वाला अपन कल की क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल होती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट, 8वीं क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर, डीफनेस, हियरिंग लॉस, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये काम ये देखने, एक आधा साइड इफेक्ट और आएगा जो कल पढ़ लेंगे। उसके बाद कल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। 15 मिनट बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी और शाम को वो 8:30 बजे क्लास भी होगी, ठीक है। ओके।